IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड, नए आयाम और नई नियत पर आपका फिर से स्वागत है दोस्त। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और इस पॉडकास्ट में मैं जोड़ता हूँ दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों को आपकी जेब से, आपकी तरक्की से, आपकी जिंदगी से। और दोस्त, आज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हम सबकी जेब से तो जुड़ा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मानसिक अवस्था से भी जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी की या फिर रोजगार की उपलब्धि की। कोविड के बाद और कोविड के दौरान इतने लोगों की नौकरियां गई हैं कि अगर हम ये कहें कि बेरोजगारी एक राक्षस बन चुका है समाज के लिए, जो समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, तो ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्त। अगर आप उनमें से हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, या फिर आप अगर उनमें से हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा बिगड़ा है पिछले 2 सालों में, तो आप मेरी व्यथा समझ सकते हैं। मेरी बातों का अमाउंट किस हद तक आपको झकझोर रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। और इसीलिए आज के पॉडकास्ट पर हम बात करेंगे बेरोजगारी पर। अशोक मेहरा जी इस वक्त करेंटली एक्टिव इन्वेस्टर हैं, मेंटर हैं कई सारे स्टार्टअप्स को, टेलीविजन, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, डोमेस्टिक सिक्योरिटी, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस के एरिया में। वो कई कंपनीज को नेशनली और इंटरनेशनली भी एडवाइस करते हैं। मेहरा साहब की अपनी खुद की कंपनी है। ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू, विच इज़ अ बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस एडवाइजरी पिछले 12 सालों से। इसके पहले मेहरा साहब आइशर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। 19 साल का तजुर्बा है वहाँ पे मेहरा साहब को। तो तजुर्बेकार आदमी हैं, विख्यात आदमी हैं। मेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया। मेहरा साहब, आप तो मतलब आपने कम से कम, अगर मैं आपके बारे में जितना समझ पा लो, जितना जान रहा हूँ, आप ग्रुप सीईओ रह चुके हैं बॉश एंड लॉम्ब के, और आप जापानीज मल्टीनेशनल सकाटा इन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो आपने जिस तरह के लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे वाइट कॉलर वर्कर्स रहे होंगे। तो आप किस तरह का चेंज देखते हैं आजकल के एनवायरनमेंट में? माहौल में परिवर्तन किस तरह का हुआ है? किस तरह की नई स्किल मार्केट में आई है? और जो मेरा पहला सवाल था आपसे कि मतलब क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पीछे उतना मैचअप नहीं कर पा रहा है? अगर मैं अर्बन इकोनॉमी की बात करूं, जो मतलब हमारे ज़्यादातर ऑडियंस है वो अर्बन इकोनॉमी वाले हैं, टियर 2, टियर 3 और मेट्रोज वाले, तो उनकी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या स्किल्स अच्छी नहीं है या नौकरियां अवेलेबल नहीं है? क्या कारण है? अभिनव जी, आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात कही है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ना, एक मैड रश हो गया पिछले 2 डिकेड्स में जनरल एजुकेशन की तरफ। ओके। अगर 1 लाख लोग किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उसमें से 80,000 ऐसे लोग हैं जो जनरल एजुकेशन करते हैं। जिस तरह के अब इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम हम MBAs निकाल रहे हैं जी, लेकिन पिछले 1 दशक में 10 सालों में जो देश में और अंतर्राष्ट्रीय देशों में बदलाव आया है, वो आया है साइंटिफिक टेम्पर की तरफ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ। ओके। तो जब ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सामने आती है तो ये जनरल एजुकेटेड लोग जो है उसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते। और ये सिर्फ MBAs की बात नहीं है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश पे साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल एब्सेंट था। आज के टाइम पे कम से कम 10 लाख MBA निकल रहे हैं हमारे देश में, और नौकरियां 50,000 से ज्यादा को नहीं मिलती। बाकी लोग क्या करते हैं, वो अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं। गवर्नमेंट में कोई PN की जॉब ले रहा है, आपने जिक्र भी किया, PhD के लोग, MPhil के लोग रिसर्च करने के बाद छोटी मिनियल जॉब्स कर रहे हैं। तो हमें अपनी सारी शिक्षा प्रणाली को एक साइंटिफिक टेम्पर में ढालना होगा, ताकि जो इंसान पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए वो टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ा नॉलेजेबल हो, और पिछली टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में।
आप जानते हैं कि ईमेल जब शुरू हुआ, ये 1990 के शुरू में थोड़ा पॉपुलर हुआ इंडिया में, तो लोग हंसते थे ईमेल के बारे में सुन के कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये ढालने वाली बात है, शिक्षा प्रणाली को बदलने वाली बात है। अगर हम ये करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि 65% जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आती है। और सर्विसेज सेक्टर जो आने वाले टाइम में बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेक्निकल एजुकेशन, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट डिजाइन, इन एरियाज में पोस्ट ग्रेजुएट्स मांगेगी। मेरा साहब, अभी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, मतलब ये आपने एकदम सही बात बोली कि हम कुछ सालों से सिर्फ एमबीए पे फोकस कर रहे हैं। 2000 का वो टाइम था जब एकदम से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बाढ़ आ गई थी देश में, बीटेक हर कोई करना चाहता था, फिर सडनली एमबीए का स्कोप बढ़ा। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स में आ रही है, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो पेरेंटल गाइडेंस है, जो हमेशा शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटे शहर या गांव कस्बों की भी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट की तरफ, वो उनका इंटरेस्ट देख करके नहीं बल्कि ट्रेंड देख करके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बीटेक का माहौल है तो लड़के को बीटेक करा दो, एमबीए का टाइम चल रहा है तो एमबीए करा दो, डॉक्टर का टाइम चल रहा है तो डॉक्टरी करा दो, कल को कोई बोलेगा हर कोई सिंगर बन रहा है तो उनको सिंगिंग में कोर्स करा दो। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम, स्कूल कॉलेज, और मैं एनसीईआरटी सीबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो पेरेंटल इकोसिस्टम भी है, जो मतलब बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिग्री दिलवाते हैं क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, या फिर एक फुलफिलमेंट जो आता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उसमें ना होने में? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसमें पेरेंटल इकोसिस्टम और गवर्नमेंट इकोसिस्टम इंट्रिकेटली लिंक्ड है। पेरेंटल इकोसिस्टम देखता है कि मेरे बच्चे को किस प्रोफेशन में ज्यादा इज्जत मिलेगी। जी। टीचिंग प्रोफेशन में उनको लगता है कि इज्जत ज्यादा नहीं है। एक साइंटिस्ट बनता है तो उनको लगता है कि कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जी। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है कुछ ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट नहीं करती कि जो लोग टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है या साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है उनको सोसाइटी में ड्यू रिस्पेक्ट मिले। ओके, चलिए, पेरेंटल और गवर्नमेंट सिस्टम की बात हो गई। बात आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पॉडकास्ट के लिए मेरा साहब, कि ऑफ कोर्स ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़गार या फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे आपकी जेब से जुड़ा है, लेकिन हमारे जो ऑडियंस हैं, हालांकि इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो करके, क्योंकि आप खुद कॉर्पोरेट के वेटरन रहे हैं, आपने कई साल कॉर्पोरेट में काम किया, आप कई सारे स्टार्टअप्स को भी एडवाइस करते हैं, आप बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में भी रह चुके हैं, तो उस आधार पे आपकी आज की यंगर जनरेशन को एडवाइस क्या होगी, मतलब व्हेन इट कम्स टू रीस्किलिंग, पर एक कोई स्पेसिफिक एडवाइस अगर आपकी यंगस्टर्स आप देना चाहते हो ताकि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की जो गाज है उनके सर पर ना गिरे, तो वो क्या एडवाइस होगी आपके हिसाब से? मेरी एडवाइस होगी कि हार्ड कोर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, हार्ड कोर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स, और आने वाले दिनों में जो एरियाज पनपने वाले हैं वो है डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा एरिया है सारे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी, जो बहुत कम लोग यूनिवर्सिटीज डिग्रीज दे रही है, उनके पास खुद ही सिखाने वाले नहीं है। एक तो ये एरिया। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्वांटम कंप्यूटिंग कहीं सब्जेक्ट ही नहीं है, और आने वाले सालों में क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत बड़ा हाथ होगा सर्विसेज एरिया में। तो इसको बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है। अगर उनको अपने कॉलेज में क्वांटम कंप्यूटिंग या एनालिटिक्स के सब्जेक्ट्स पूरे नहीं लगते तो उनको ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए अपनी मल्टी स्किलिंग के लिए। उसी से उनको अपनी एक सशक्त, जिसको कहते हैं ना, एम्प्लॉयबल पर्सनैलिटी बनेगी उन्हें। और एम्प्लॉयबल पर्सनैलिटी होती कैसी है मेरा साहब? एम्प्लॉयबल पर्सनैलिटी होती है जो देख सकती है कि अगले 5 सालों में किन एरियाज में नौकरियां निकलने वाली हैं, और एक फिक्स रूट को छोड़ के एक अलग रूट चल के देखे और
फिर आगे दिखाए कि देखो मैंने करके देखा। ओके। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल पेरेंटल इकोसिस्टम को उनमें लाना है कि देखो अगले 5 साल में क्या होने वाला है। इंटरनेट पे जाओ, तो टेक्नोलॉजी से आपको सब पता चल जाता है। इंटरनेट पे जाओ, दूसरी यूनिवर्सिटी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनके पॉडकास्ट सुनो, उनके पेपर्स पढ़ो और देखो दुनिया में हो क्या रहा है, और वो मोल्ड करेगा एम्प्लॉयबल पर्सनालिटी को। नहीं तो इतने बड़ी जो हमारी अनएम्प्लॉयड फोर्स है वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगी। तो घूम फिर के बात वही है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप लेंगे अपने एरिया में, जितना ज़्यादा एक्सपोजर, चाहे वो डिग्री के थ्रू हो, चाहे वो पॉडकास्ट के थ्रू हो, चाहे वो नए तरह के ज्ञान के थ्रू हो, वही आपको अनएम्प्लॉयबिलिटी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के चंगुल से बाहर निकालेगा। तो मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और एटलीस्ट ये हमको बताने के लिए कि आगे किस तरह के प्रणाली चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर भी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो दोस्त, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेट ज़रूर करें। हमको बताएं हमको और किस तरह के सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने चाहिए इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के लिए। अगले पॉडकास्ट में हम नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी जेब से। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर, थैंक यू। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Vivek Rathi. He's the Director of Research at Knight Frank India. They discuss the increasing importance of real estate and the post-pandemic consumer choices. On Smarter with Sid explains the art of visualization. On Marathi Kirkitan, the Deshmukhs explain the importance of teachers in everyone's life. On Do What Floats Your Boat, Danish is joined by graffiti artist Zake. They talk about what led Zake to choosing street art as a profession. And on A Sip of Finance, Priyanka lists 4 reasons why we delay insurance and the solutions to overcome them. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IVM Podcast website and click on the shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.